आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इधर उधर स्किप करके मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से, रट्टा मारने से नहीं याद होते हैं, समझने से आपको आंसर याद होंगे। तो समझिएगा तो एग्जाम में आप आंसर लिख पाइएगा, अगर नहीं समझिएगा जिंदगी में नहीं लिख पाइएगा, गलत सलत लिख के आइएगा। तो पहले समझ लेते हैं। ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब 1 से 2 लाइन जरूर आपको लिखना होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है परिभाषा पूछ दे, हो सकता है कुछ उसके बारे में उल्लेख करने के लिए दे दे, तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार क्या है। जैसे मोहनजोदड़ो में नालियाँ जो होती थी इस प्रकार होती थी, तो इसमें कितनी गहराई है, इसमें कितनी चौड़ाई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। कालीबंगान स्थित है, कालीबंगान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये आप सभी को पता है। लोथल जो है, ठीक है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। यह आपको बताना है, नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति थी वो किस स्थान से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। अगर हो सके आपके पास अगर समय हो थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में जाकर देखिएगा, सभी स्थल के बारे में बताया गया है पूरे डिटेल से कि कब इसकी खोज की गई थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, वो सारी चीज़ दिए हुए हैं। तो प्लीज़ जाकर एक बार उसको देख लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6ठा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही बड़ा स्नानागार था। वहाँ पर क्या होता था, सार्वजनिक जो भी काम होते होंगे, ठीक है, जो भी सार्वजनिक अवसर होंगे, उस समय उस स्नानागार मतलब देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा तालाब था, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। उसमें इस तरीके से दोनों साइड सीढ़ियाँ लगी हुई थी, इधर से भी सीढ़ी लगी हुई थी। तो ये स्नानागार के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो स्नानागार के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, चिंता करने की बात नहीं है। और मैंने बताया भी है पहले भी, वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो क्या है आपका ये क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1784 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जानते हैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा, नहीं बताओगे तो मैं आपको कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। मतलब हड़प्पा जो सभ्यता था वो किस किस जगह पर, उसके जो स्थल मिले थे वो कहाँ कहाँ पर था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है उसमें विकसित हुई। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पन लिपि की 2 विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पन लिपि के बारे में आपको बस 2 विशेषता बताना है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो डिटेल से यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्या है विशेषता, हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्यों, इसका कारण क्यों आखिर पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि निश्चित रूप से यह वर्णवाल्य नहीं है। वर्णवाल्य कहने का मतलब है कि उसमें प्रत्येक चिन्ह में एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता है। कहने का मतलब है वर्णवाल्य जो होता है, ठीक है, वर्णवाली किसे कहते हैं, जिसमें स्वर किसे कहते हैं, आ अमिया होना चाहिए, आ अमिया आपको पता है। व्यंजन किसे कहते हैं, का खा को कहते हैं, ज्ञा तक, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड वाले शब्द था ही नहीं हड़प्पा वाले लिपि में, इसीलिए बोला गया कि वर्णवाल्य नहीं था, क्योंकि वर्णवाल्य में स्वर और व्यंजन आते हैं, जबकि उसमें था ही नहीं, एक चित्रात्मक लिपि था। तो ये आपकी यहाँ पर हड़प्पा लिपि का 2 विशेषता में एक विशेषता है। दूसरा क्या विशेषता है, यह लिपि दाईं से
बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं किधर होता है, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से, और इस साइड लिखते लिखते जाता था इस लिपि में, क्योंकि दाईं ओर चौड़ी अंतराल में और बाईं ओर संकुचित, जैसे कि दाईं ओर से अगर कोई लिखता होगा इस प्रकार से, तो ये दाईं ओर से इस प्रकार से चौड़ी और फिर बाईं ओर जाते 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 इस तरीके से संकुचित हो जाता था, मतलब पतला हो जाता था। तो इस प्रकार से लिखा जाता था और ये उस लिपि की दो विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता था? ध्यान से समझिए। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन से मिलाकर एक धातु बनाया गया जिसे कांसा धातु भी कहते हैं, और यही कांसा धातु का उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हड़प्पा में कांसे से बनी हुई कई पुरावस्तुएं। पुरावस्तुएं क्या होती है? पुराने समय में, प्राचीन काल में जो वस्तुएं होती थी वही वस्तुओं को कांसे से बनाए जाते थे, और औजार भी जो प्राप्त हुए हैं उसे भी कांसे से ही बनाए जाते थे, जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो ये कारण थे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहे जाने का। आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखिए। आहार किसे कहते हैं? आहार जो वो लोग खाना खाते होंगे तो उस खाने में जो आहार उन्हें मिलता होगा, वो लेते होंगे, उन्हीं के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री निम्न है। क्या है? जैसे मुख्य भोजन उनका क्या क्या था? गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी और सब्जियाँ थी। वे सूअर आदि का भी मांस और अंडे भी खाते थे तथा खजूर, अनाज, नारियल तथा नींबू आदि फलों में उन्हें ज्ञान रखते थे। मतलब ये सारे चीज़ का वो लोग यूज़ करते थे। वह आपको बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, भोजन में क्या क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे वो सारे कुछ आपको लिखने हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुख्य अनाज में, मुख्य भोजन में ये थे, शाकाहारी में वो लोग क्या क्या यूज़ करते थे, मांसाहारी में क्या क्या यूज़ करते थे, वो भी लिख सकते हो डिटेल से, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 14 नंबर ध्यान से समझिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई? तो उत्तर क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नामक जगह की खोज किसने की थी? सॉरी यहाँ पर अजीब नाम लिखा हुआ है यार, ये गलत जैसे तैसे टाइपिंग कर देते हैं। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल नामक जगह की खोज की गई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? रखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो 1922 में, तो याद रखिएगा वही चीज़ लिखना है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम क्या है? सोना, चांदी, तांबा, कांसा। लोहा नहीं लिख देना है, अगर लोहा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि लोहा की खोज नहीं हुई थी। आगे देखिए 16 नंबर, पुरातत्व का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान से समझिए, पूरा मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तत्व मतलब तत्व जिसे ज़मीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। तो प्राचीन समय में जो तत्व ज़मीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता था, है ना, और उससे इतिहास के बारे में पता चलता है, उसके अध्ययन से उसे ही पुरातत्व का अर्थ दिया गया है, ठीक है, यानी उसे ही पुरातत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तुएं जिनके अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञात होता है। बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहरे या फिर मुद्रा, स्मारकों अथवा भाग्नावेश पुरातत्व का उदाहरण है। जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, और हमको लगता है ये 17 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पर तक अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए प्राचीन मतलब पहले के ज़माने में जो भी इतिहास में जो भी हुआ है नहीं हुआ है, इसका अध्ययन हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है पुरातात्विक अवशेष से, साहित्य से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी इस बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर एग्जाम में अच्छा नंबर पास करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेन्युइन और सही कंटेंट आपको मिलेंगे इस चैनल में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।